पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक जानकारी देने आपको कि आपको क्लास की पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की लिंक सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम लिंक पे ही भेज दी जाती है जैसे ही क्लास शुरू होती है, तथा रात्रि 8 बजे आपको कक्षा की पीडीएफ भेज दी जाती है। ठीक है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, रेगुलर पीडीएफ भेजी जाती है। जो पुराने बच्चे हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो रोज पीडीएफ मिलती है कि नहीं आपको। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पेपर 1 की आपकी क्लासेस 80 मार्क्स की जो आनी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं 28 क्लासेस यानी 28 वीडियो के साथ। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टॉपिक वाइज आप उनको, नहीं आपके पास समय तो चाहे 2x की स्पीड से पढ़ लो। ठीक, दूसरी बात, ये आपकी सुबह ये चल रही है पेपर 2 की क्लास जो आपकी 80 मार्क्स की है। आज ये भी हमको लगता है आज इसकी भी 19वीं या 20वीं क्लास होगी। उसके बाद में आपकी पेपर 3 की कक्षा चल रही है शाम 5 बजे। तो वो शाम 5 बजे कक्षा ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका टेट सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो बीएड में पूछे जाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके टेट सीटेट सुपर टेट इवन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाने होते हैं। सो वो टॉपिक आपके जो वहाँ पढ़ा रही हूँ मैं, वो आपके टेट सीटेट यानी आगे आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो वो कक्षाएं तो बिल्कुल आप स्किप करिए ही नहीं। बाकी जैसे ही आपकी क्लास ये पेपर 4 और 5 फिनिश हो जाएगा, ये पेपर 3rd और 2nd पेपर ये आपका फिनिश हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, कोशिश करूंगी। तो मैं उसके बाद में आपके लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स की स्टार्ट करूंगी और साथ में इनका कुछ रिवीजन के लिए सोचूंगी कि कुछ न्यू करें। ठीक है, जैसे आपका रिवीजन भी होता रहे चीज़ों का। आइए पढ़ते हैं, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। देखिए, इस क्लास का नियम है कि आपस में भी अगर आप बात करेंगे तो सर और मैम बोल के ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बने और एक ऐसा फील हो कि ना आप दूर हैं ना मैं दूर हूँ, और आपस में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप अभी जब स्कूल में आप ज्वाइनिंग लेंगे तो वहाँ पे भी अगर आपको किसी टीचर से बोलना होगा तो आप सर और मैम बोल के ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल मैम ने किसी को बुलाया तो आप बोलेंगे रिचा मैम आपको मैम बुला रही हैं, या राहुल सर सर आपको मैम बुला रही हैं। तो एक मैम और सर का यूज़ करेंगे ना। तो वैसे ही क्लास में भी जैसे मान लो कोई है, जैसे मान लो लक्ष्मी है तो आप क्या बोलेंगे, लक्ष्मी मैम या पूनम मैम, है ना, या राहुल सर या जो भी, या सूरज सर, ऐसे करके आप बोलिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उससे एक एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा और चीज़ें अच्छी लगेंगी, बेहतर लगेंगी, कुछ नए तरीके से सीख पाएंगे। अब आइए देखिए, बहुत दिन से आपको एक कंफ्यूजन थी ना कि क्या मैम सीएसजेएमयू के अनुसार मार्केट्स में नए सिलेबस के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार बुक्स अवेलेबल है। जी हाँ, आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार बुक्स मार्केट्स में बीएड की अवेलेबल है। आपका अपना पब्लिकेशन SVPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर के नाम से ये जो आपका पब्लिकेशन है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे आज पेपर 1 की ये जो बुक है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इनका इंडेक्स सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, गुरु सदन दास त्यागी जी, डॉक्टर बीबी सिंह जी राइटर हैं, और सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने पहले अपनी पुस्तक में अंग्रेजी के पॉइंट्स में दे रखा है, और जैसा कि आपको पता है कि जो उसके बाद में सिलेबस इन्होंने हिंदी में दे रखा है। हिंदी में जो दे रखा है सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, जो हेडिंग्स हैं आपकी वो अंग्रेजी में भी दे रखी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, तो गिज्जू भाई के विषय में ऐड हुआ है ना, तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब चीज़ें आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स डिजाइन की गई है। यूनिट 1 में जब आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसमें जो मेन टर्म होते हैं, जैसे जैविक का बायोलॉजिकल, इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे रखा है। साथ में मेन बात जो सबसे बढ़िया रहे इस बुक की वो ये है कि इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और बहुविकल्पीय भी मिल जाएंगे जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आपकी सब कुछ प्रैक्टिस हो सकती है इससे। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखते हैं आज की कक्षा की अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं विस्तृत प्रवाह हेतु शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षण अधिगम में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वाह करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, अगर बुक से ही सब बच्चा अगर पढ़ाई कर ले, है ना, तो फिर टीचर का कहीं फिर जीवन में रोल ही ना हो जाए, ना टीचर की वैकेंसी निकले और ना ही जो है टीचर बने, ना जो जितने ये स्कूल हो सब बंद हो जाए। क्यों अगर बच्चा केवल और केवल बुक से सेल्फ स्टडी कर ले तो यानी कि फिर सब टीचर बंद हो जाए, मतलब सब टीचर खत्म, सब स्कूल खत्म, सब कोचिंग बंद हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपके शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सुविधा प्रदाता के रूप में होते हैं। यानी कि जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझाने में कौन सहायक है, टीचर। अब जैसे ये है, मैं आपको केवल इस कक्षा की पीडीएफ दे दूं
तो आप इन चीज़ों को में भी उतने अच्छे तरीके से शायद ना समझ पाएँ, और यह चीज़ मान लो समझ भी लें अगर सब चीज़ें, तो आप शायद रेगुलरिटी ना बना पाए। विश्वास मानिए ये कि जो आपकी रेगुलरिटी इस कक्षा में रोज आने से बनी है ना, मे बी आप वो सेल्फ से ना बना पाए। क्या कि आपको पता है रोज 10 बजे शाम और शाम 5 बजे मैम की क्लास होगी, चलना ही चलना है, और मैम आपकी बिल्कुल इरेगुलर तो है नहीं। बता दो जो बच्चे पहले दिन से क्लास से मेरे साथ जुड़े हो, क्या आपको कभी इरेगुलरिटी का सामना करना पड़ा है कि 3 दिन कक्षा हुई, 4 दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, पता चले 4 दिन पीडीएफ भेजी गई, 10 दिन पीडीएफ नहीं भेजी गई? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ना। जिस दिन से क्लास हो रही है आपकी, एक दिन शायद क्लास में कुछ इश्यू रहा है बस, बाकी आपकी किसी दिन क्लास बंद नहीं रही है। होली दिवाली मतलब सब में खुली रही है। तो उस चीज़ का आप सम्मान करिए। अगर हम रेगुलर हैं तो आप भी रेगुलर रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। कुछ कहते नहीं है, मैं आपके मोटिवेशन में भी हम हूँ, लेकिन मेरे मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप ही हो कि आज मैं यहाँ हूँ। आपकी फैमिली पता है टेलीग्राम पे 1K की कंप्लीट हो चुकी है। सो ये सारी खुशियाँ हैं जीवन में जो मुझे मोटिवेट कर रही हैं आपके लिए निःशुल्क काम करने की, निःशुल्क शिक्षा देने की। ठीक है, और बाकी आइए समझते हैं कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था क्या होती है। देखिए, शिक्षक का कार्य होता है कि वह छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। वह विभिन्न अधिगम शैलियों एवं विधियों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है। एक शिक्षक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करता है तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु उचित अवसरों को प्रदान करता है। इन सुविधाओं के अंतर्गत सुविधाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं अधिगम क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को, जैसे मान लो आप प्राइमरी में भी पढ़ा रहे होगा, ठीक है, तो बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को सिखा देते हो ना टीचर्स। देखो पहले उसको क्या, आप देखो जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे क्लासेस की वॉल्स होती हैं, उसमें यहाँ एप्पल बना होगा, यहाँ बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, ऐसे प्रिंटेड होती हैं चीज़ें। तो बच्चे, तो टीचर कैसे सिखाते हैं, एक स्टिक ले लेते हैं हाथ में, दिखाते बेटा ए फॉर एप्पल, है ना, बी फॉर बॉल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो टीचर्स हैं वो एक न्यू स्टाइल से, एक अल्टीमेट स्टाइल से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें वो जल्दी से सीख जाएं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। निर्देशन एवं परामर्श के रूप में शिक्षक कैसे कार्य करते हैं? विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के निर्देशन एवं परामर्श देते हैं, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और परामर्श का मतलब क्या होती है? सलाह देते हैं। जैसे बच्चा, मान लो बच्चे ने बोला कि मैम आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो आप उसे क्या सलाह दोगे कि बेटा देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, अगर आपने डिसाइड किया है तो आप बायो लीजिए, है ना, बायो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ये होगा वो होगा, फिर आप ये पेपर क्वालिफाई करिए। या मान लीजिए बच्चा को डिस्टर्ब है, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वह उसके स्वास्थ्य, पठन पाठन, भविष्य के निर्माण एवं शैक्षिक अवसरों से संबंधित परामर्श देकर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देकर उसकी शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि करता है। एक शिक्षक छात्रों की प्रत्येक समस्या का समाधान निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से करता है। इसके द्वारा वह छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है। इस प्रकार वह एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। कौन सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है बताओ? चलो मेरा क्वेश्चन है आपसे, लिखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ सबके कमेंट्स। लिखो क्या लिखना है आपको कि सुविधा प्रदाता के रूप में कौन कार्य करता है? बताओ, शिक्षक, बालक, प्रिंसिपल या पाठ्यचर्या? सुविधा प्रदाता के रूप में कौन कार्य करता है? शिक्षक, बालक, पाठ्यचर्या या फिर विद्यालय? बोलो। अब देखो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था क्या होती है, हाँ फटाफट से लिखो, हम देख रहे हैं। अब तब तक पढ़ो क्या कि उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था क्या होती है, कि शिक्षक छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने तथा उसका सर्वांगीण विकास करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करता है। वह पूर्ण ध्यान तथा मनोयोग से छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं को सुनता है तथा उनका उचित उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से निदान करता है। इस प्रकार शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर छात्रों को सुविधा प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षा, जैसे देखो डर से क्या होता है, आपको कोई दिक्कत हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई की, तो इसका मतलब आपकी जो बीमारी थी उसका क्या किया? उपचार किया। वैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये समझो आप स्टूडेंट्स के क्या हो? डॉक्टर हो। आप कहोगे मैम क्या बता रहे हो आप? देखो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि मैम मेरे हैंड में बहुत पेन हो रहा था, सो मैं डॉक्टर के पास गया या गई, तो उन्होंने बोला बेटा एक बार ज़रा एक्सरे करा लो या जो भी चीज़ें करा लो, तो एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए। सो जब स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब कोई दिक्कत होती है तो वो किसके पास आते हैं? टीचर्स के पास आते हैं कि मैम ये सर मुझे ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ, या
या आप भी बच्चों को देख के समझ जाते हैं। मान लो कोई छात्र है, वो बहुत अच्छा स्कॉलर है पढ़ने में, तो आप भी समझ जाओगे कि आजकल ये बड़े भाई चुप चुप बैठते हैं, क्या बात है, क्या दिक्कतें हैं, है ना। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, यानी कि स्टूडेंट्स के डॉक्टर हो आप एक तरीके से। यस, जो बच्चे कह रहे हैं शिक्षक उनका सबका एकदम सही है। ठीक, सुविधा प्रदाता के रूप में कौन कार्य करता है? तो शिक्षक। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं, कौन करते हैं? एक शिक्षक करते हैं। सच बताऊं, मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है मेरे टीचर से, और आज भी मिल रहा है, सच बता रही हूँ आपको, आज भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं जब भी मतलब अपने टीचर से मिलती हूँ ना, चाहे मेरे जो टीचर्स मिल जाए हमें, चाहे छोटे पे जो पढ़ाते थे जैसे नर्सरी लोवा पर, और या इवन मुझे स्कूल टाइम पे, मेरे कॉलेज टाइम पे जिन्होंने पढ़ाया हमें, या अभी भी जो जिनसे मैं पढ़ती हूँ, तो जब भी मुझे टीचर कुल मिला के मैं टीचर से मिलती हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। बस ये मान लो कि एक लड़की है, और अपने हिंदू धर्म में क्या है कि जो जो अनमैरिड लड़कियां, ये जो लड़कियां होती है ना, वो पैर नहीं छू सकती हैं, है ना। तो ऐसा क्या कहते हैं, पाप मानते हैं ना। मतलब मैरिड होने के बाद में छू सकती हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों में, रिलेशनशिप में। बाकी वरना हमको ना कभी कभी ये फील होता है कि हमें अपने शिक्षकों के पैर ज़रूर छूने चाहिए। और बस ये है कि मैं कभी छू नहीं पाई, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मतलब मान लो अगर पैर छूने का आशीर्वाद लेने का प्रयास भी किया, तो वो फिर नहीं 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 बेटा नहीं। तो बस यही कमी लगी हमको। बाकी यार हम आपको बता रहे सच कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने टीचर से कुछ शेयर करते हैं, और अभी भी आज भी बहुत सपोर्ट मिलता है हमें हमारे शिक्षकों से, है ना। तो हमेशा अपने जीवन में अपने जिनसे आप जो कुछ सीखिए उनका सम्मान जरूर करिए। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप हमसे सीख रहे हो, जब ऑफलाइन आप सीखते होगे तो और मज़ा आती होगी मे भी। और मेरी पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको बिल्कुल फील ना होने दें कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना। आइए देखते हैं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, कि एक शिक्षक शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करता है। ये नहीं कि बच्चे को आप सिर्फ शैक्षिक समस्याएं ही, कि मैम a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² क्यों हुआ, d² क्यों नहीं हुआ, कि यही केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बल्कि आप उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करो, उसका भी प्रयास कर सकते हो। कैसे? कि इसके द्वारा वह छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं के साथ साथ उसके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को भी समझकर उसका उचित हल ढूंढता है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत समस्या को सुलझाने में भी भरसक प्रयास करता है। वह व्यक्तिगत समस्याओं का निदान एक सुविधा प्रदाता के रूप में करता है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको अपनी बात बताऊं तो कभी कभी जैसे हो नहीं जाती चीज़ें, मम्मा बहुत डांट दें आपको, पापा बहुत डांट दें, फिर आप स्कूल पहुंचे, मुंह लटका हुआ एकदम, आपके टीचर देख के समझ जाए क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत? आपने कहा अरे नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन शिक्षक जो आपके गुरु हैं ना, आप हमेशा जीवन भर उनके चेला ही रहेंगे। आप चाहे देख लो, बता दें हम आज आपको, आप चाहे एक IAS ऑफिसर बन जाओ, लेकिन मम्मी पापा शिक्षक जो आपके गुरु हैं, उनसे आप कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं छुपा सकते, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। मम्मा तो आपकी ऐसे ही समझ जाती है ना कि आपको क्या दिक्कत है। हमारी मम्मी तो ऐसे ही आएंगी, मतलब ऐसे ही बता देंगे का, ऐसे बोल, मान लो जैसे कि हम लेटे हैं तो बोल देंगे कहाँ पेट दर्द हो रहा क्या, और सच में कहा पेट दर्द हो रहा हो, मतलब ऐसे ही बता देती है। हमें तो कभी कभी यही नहीं समझ में आता ये होता कैसे है। तो कहने का तात्पर्य ये कि शिक्षक भी ऐसे ही होते हैं, पता है। अगर आपके टीचर जो हैं, आप जब आप शिक्षक बनेंगे ना, तो ये आपको जो यहाँ पे CDP ये शाम की कक्षा में पढ़ाई जा रही है ना, बाल्य मनोवैज्ञानिक वाला सब्जेक्ट जो आपका पढ़ाया गया, पेपर 1 में भी जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो उसमें यही बताया गया कि आप बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं, बच्चों के अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है वेट फॉर मिनट बच्चों को अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो आप समझ सकते हो। और नो डाउट कि भाई आपका ही फर्ज है, एक शिक्षक हो आप, बच्चों को समझाना। और अपना नेचर, आप एज अ टीचर होकर के अपना नेचर आप कुछ इस तरीके से बनाइए कि जो बच्चा है वो बहुत सहज महसूस करे अपनी हर एक बात को शेयर करने में। जब बच्चा अपनी हर एक बात एक शिक्षक से शेयर करेगा, तो शिक्षक क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके का नॉलेज देंगे, है ना। उसकी प्रॉब्लम्स को आप निसंदेह निसंकोच सॉल्व करेंगे, और बच्चा भी खुश हो जाएगा और अपनी समस्याओं से निजात पा लेगा। फिर देखो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, कि एक शिक्षक छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करता है। इन क्रियाओं का आयोजन शिक्षक छात्र मिलकर करते हैं। इसके द्वारा शिक्षक उन्हें उचित दिशा निर्देश, नियम एवं विधि को बताता है। छात्र इन विधियों का पालन करते हुए अपनी क्रियाएं पूर्ण करते हैं, जैसे शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद प्रतियोगिता, स्पीच वाली। इसमें तो ना मुझे एक बार हम अपनी क्या तारीफ करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अवार्ड मिल चुका है वाद विवाद प्रतियोगिता में। उसमें यह था कि मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल ये अच्छा है कि बुरा है। तो मैंने मोबाइल एज अ यूजफुल जो है उस पर ये, मतलब इस टीम में थे और वही टीम जीत गई थी।
उसके बाद में एवं विद्यालय क्रियाओं में शिक्षक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है ना। तो जब आप भी एक शिक्षक बनेंगे ना, तब आपको भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने होंगे। आपके ऊपर है बच्चों को कैसे सिखा रहे हो। आप बढ़िया सैटरडे सैटरडे अपनी क्लास में एक्टिविटी करवा दो, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। कभी कभी गेम्स खिलवाओ उनको अपने पीरियड में, तो बच्चे मैं हमेशा आपसे खुश रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक, अब देखो एक ऐसा बच्चे आपसे बोलेंगे जब आप कहोगे कि बेटा चैप्टर 1 का टेस्ट ले लें, तो इतने खुश रहेंगे बच्चे कि आपसे बोलेंगे कि मैम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और वही जो एक टीचर होगा रूढ़िवादी टाइप का, मतलब बहुत इरिटेटिंग टाइप का, बहुत मारता कूटता, मतलब बच्चों की ना सुनता, अपने मन की चलाते हो, अच्छे से बात ना करते हो, सिर्फ आते हो पढ़ाते हो चले जाते हो। तो जैसे टीचर ने बोला चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे, तो आधे बच्चे बोलेंगे कल हम आएंगे ही नहीं, है ना, कि बेटा कल आपस में बातें करेंगे बेटा कल नहीं आया जाएगा। तो आपको कैसे टीचर बनना है, ऐसे टीचर बनना है कि बच्चे आपसे बोले मैम चैप्टर 1 का ही क्यों, चैप्टर 2 का भी टेस्ट ले लो ना। सर ऐसा करिए आप चैप्टर 1 2 दोनों का ले लो और साथ में क्या करिएगा 10 मिनट बाद में रिवाइज भी करवा दीजिएगा चैप्टर 3। तो आपसे बढ़ के आगे क्या करें, वो पार्टिसिपेट करें। आपको ऐसे शिक्षक बनना है। शिक्षक एक सह अधिगम करता है, यानी टीचर एज अ को लर्नर। शिक्षक दिन प्रतिदिन होने वाले समाज के परिवर्तनों के सूक्ष्म निरीक्षण करता है। समाज के परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षण के उद्देश्यों में पाठ्यचर्या में परिवर्तन होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन परिवर्तनों का ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त करके तदुपरांत उसका प्रभाव अपने विद्यार्थियों में करना चाहिए। यानी कि जो आपके टीचर्स हैं, यानी कि जो आप भी जब एक टीचर हैं, तो आप जो कुछ न्यू सीखिए, जो कुछ भी न्यू न्यू समझिए, वो आपका पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सिखाइए। आप अपने कॉलेज स्कूल, यहाँ पे देखा मैंने कि कल कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम मैं भी टीचर हूँ, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ। सो इट्स वेल एंड गुड, और यहाँ पर सभी टीचर हैं। तो अगर आप पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं कहीं पे, तो ये मान के चलिए कि जो आप कुछ नया सीख रहे हैं तो वह बच्चों को ज़रूर सिखाइए, और ये तो आपकी ड्यूटी हो गई एक तरीके से। ठीक, इससे वह नवीन ज्ञान के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करता है। शिक्षक शिक्षण में होने वाले परिवर्तनों को सर्वप्रथम स्वयं अधिगम कर उसका चिंतन एवं मनन करता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष निकाल कर उसके सार को अपने छात्रों हेतु प्रस्तुत करता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नवीन विधियों, प्रविधियों एवं तकनीकियों का आगमन हुआ है। शिक्षक इन विधियों द्वारा शिक्षण हेतु सर्वप्रथम स्वयं इनका अधिगम करता है तथा उसके बाद छात्रों को अधिगम कराता है। नई नई खोजों के परिणाम स्वरूप शिक्षकों से यह ऐसा की जाती है कि वे अपने नवीन अधिगम के द्वारा छात्रों की नवीन प्रत्ययों एवं अवधारणाओं का ज्ञान कराएं, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। सेवाकालीन प्रशिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक, पहले देखो सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात की गई है, इसका क्या उद्देश्य होता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। हाँ, नाउ सी दिस, कि सेवाकालीन शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक पहले स्वयं नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करे तथा साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों को भी ग्रहण कराए। कक्षा के अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रिया अथवा छात्र द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना अध्यापक का अद्यतन ज्ञान रखने हेतु विवश करता है। विवश करता है का मतलब ये नहीं कि आप बहुत परेशान हो जाओ। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लो आपने चैप्टर शुरू किया बच्चे को पढ़ाना, क्या मान लो इंग्लिश में आपने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, ए एंड द, ठीक। तो अब बच्चा उसमें कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चा अब एक क्या क्वेश्चन कर सकता है, आपको इन सब केसेस की स्टडी पहले ही कर लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना हो तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, एक बार चीज़ों को पढ़ लो। आप ये मान के चलो कि अगर मैं भी आपके समक्ष यहाँ एक पढ़ा रही हूँ तो मैं भी इससे पहले बहुत मेहनत, पता है यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे की क्लास लेने के पीछे बहुत मेहनत होती है। एक PDF बनाना, खुद से पहले पढ़ना, कि हम पता चले यहाँ वीडियो बनाने बैठे या आपको पढ़ाने बैठे तो पता चले कि हम खुद नहीं बता पा रहे हैं, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो क्या ही मीनिंग हुआ पढ़ाने का। तो इसके बैकअप में भी मुझे बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है। तो यही आपको भी करना है कि जब आप अपने क्लास में पढ़ाने जाइए तो आपको ऑलरेडी टॉपिक इतना स्मूथली क्लियर हो कि बच्चा इधर कुछ भी क्वेश्चन करे आप उसका आंसर तुरंत दो। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है, सीधी सी बात है। ये आप चाहो तो स्टेटस भी लगा सकते हो अपना व्हाट्सएप वाला आज। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ एक सुयोग्य नागरिक बनाने का कार्य भी करते हैं। यानी कि एक सिर्फ स्टूडेंट की ही नहीं बनाना है आपको, उनको एक सुयोग्य नागरिक बनाना है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि देश का भविष्य कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। कौन होते हैं, बच्चे। और बच्चे इन बच्चों का भविष्य कौन बनाता है, एक शिक्षक बनाता है। तो इन इनडायरेक्टली वे में देश का भविष्य कौन हुआ, तो शिक्षक ही तो हुए। बात समझ में आ रही है। तो आपको अपनी सोच, अपना उठना बैठना, हर एक चीज बहुत अल्टीमेट तरीके से करना होगा। आपका सोचने का लेवल ही एकदम डिसेंट, एकदम अल्टीमेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन एन इनडायरेक्टली वे यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ओके, सो लेट्स सी दिस। देखो
वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ एक सुयोग्य नागरिक बनाने का भी कार्य करता है। इसलिए एक शिक्षक के सह अधिगम करते हुए वर्तमान ज्ञान से परिपूर्ण रहते हुए अद्यतन ज्ञान के प्रवाहित करता है। कहने का तात्पर्य समझ गया। शिक्षक एज अ को लर्नर, यानी टीचर एज अ को लर्नर। और हाँ, एक बात आपको बता दें, आज आपको बता दें कि आज आप यूपी टेट का पेपर है, आज आपके दादा मतलब बड़े भैया भाई के कोई चाचू चाची या आपके कोई सर या मैम, उनका भी देखो टेट का एग्जाम लगा होगा, है ना। तो आपको बता दें अगली साल आप भी टेट देने के लिए योग्य हो जाएंगे। सो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी कुछ करूँ, टेट वेट के लिए भी तैयारी करवाना शुरू करें क्या, है ना। तो जैसा बताओ वैसा कर ले। फिलहाल तो हम सोच रहे हैं पहले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करवाएं, बाकी टेट के लिए हम आपको बीच बीच में वीडियोस बताते रहेंगे कि कैसे पढ़ लो, अभी से ही पढ़ना कैसे शुरू करो, है ना। तो कुल मिला के ये माइंड मेकअप बना के चलो कि टेट आपको नेक्स्ट ईयर देना है हर हालत में, ठीक है ना। ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं। शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका कैसे निभाते हैं। टीचर एज अ नेगोशिएटर, यानी कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध अधिगम स्रोतों को संगठित करना है तथा अधिगम से सह संबंधित कार्यों तथा प्रक्रियाओं का नियोजन करता है। इस समस्त प्रक्रिया में शिक्षक एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। एक शिक्षक विषय वस्तु एवं छात्र के माध्यम का कार्य करता है। वह पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्त ज्ञान को प्रदान करते हुए अधिगम के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस प्रकार वह छात्रों के अधिगम में ज्ञान एवं छात्र के मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। वह विभिन्न शिक्षण अधिगम संबंधी क्रियाओं का नियोजन कर ज्ञान को एक स्थान से अथवा एक साधन से दूसरे तक पहुंचाता है। शिक्षा में दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तन, नवीन प्रविधियों का प्रयोग एवं शिक्षा में परिवर्तन को ग्रहण कर उसे अपने छात्रों में संप्रेषित करता है। कहने का मतलब हो गई, ये क्या है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो मेडिएटर है वो कौन है, वो होता है टीचर, वो होता है शिक्षक। यानी कि अगर ये मेडिएटर नहीं होंगे, ये टीचर्स नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स का ज्ञान अधूरा है और बुक्स का अस्तित्व भी अधूरा है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मोटिवेशनल बुक्स तो मैं भी पढ़ लेते हैं, उनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। फिर देखो, छात्रों से उत्तम व्यवहार, यानी कि शिक्षक छात्रों से उत्तम व्यवहार करें, उनके समीप पहुंचता है। समीप पहुंचने का मतलब ये है कि आप बच्चे, जैसे मैंने एक दिन, अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैंने अपनी ही बात बताई थी आपको एक, कि मैं जब स्कूल गई तो मैम देख के समझ गई वाली, है ना। अगर जो लोग थे तो उनको पता होगा। तो बस वही समझो, जब टीचर एक बच्चे के बहुत क्लोज होता है ना, क्लोज का मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाए, टीचर्स बच्चे का फेस देख के समझ जाए, है ना, तो उनकी समस्याओं एवं शंकाओं को दूर करते हुए उनसे संबंधित व्यक्ति से संपर्क करता है। विद्यालय से संबंधित समस्याओं के लिए वह विद्यालय तथा उसके प्रशासन के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। विभिन्न नियमों के आयोजनों के लिए छात्रों की प्रतिक्रिया शिक्षक द्वारा ही ज्ञात होती है। इस प्रकार वह विद्यालय एवं छात्र के मध्य मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। अभिभावकों से संपर्क देखो, अब हाँ, अभिभावकों से संपर्क तो बहुत जरूरी है। जैसे पता चले बहुत शैतानी कर रहा है बच्चा, बहुत शैतानी, अभी रुको, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करें, क्योंकि तुम ऐसे तो बेटा मानोगे नहीं, ऐसे तो तुमको समझ में आना नहीं है। लाओ, तुम नहीं दे रहे हो नंबर, रुको, जाओ पिंकू, जाओ इनकी सिस्टर को बुला लो, क्लास 9th A में पढ़ती हैं भाई। पिंकू गए, उठ के सिस्टर को बुला के लाए, आई सिस्टर, बेटा आजकल ये जो है रिया पढ़ नहीं है। मैम क्या बताएं, दिन भर जो है वो इंस्टाग्राम में रील्स बनाया करती हैं, सज धज के मैं, है ना, ये बाण चलाऊंगी नैनन पे, मैम वो यही बनाया करती हैं। बताओ हम क्या करें। तो मैम ने कहा रुको बेटा, तुम भी कुछ ना करो, लाओ जरा मम्मा का नंबर बोलो। अब भाई प्रिया ये भी डर गई, पिंकू भी डर गए, है ना। अब इन्होंने बोला ठीक है मैम लिखिए 9936 तमाम 032। भाई मैम ने नंबर लिखा, घर में कॉल किया, तो घर में कहा क्या बोले मैम कि मैम घर में आपने कॉल किया जब, तो मैम से ही बोली उनकी मम्मा कि मैम आप इनको जितना मन चाहे उतना कूट पीट के ठोक पीट दो, बस आप इनको पढ़ा दो किसी तरह। कुल मिला कहने का मतलब है कि पेरेंट्स भी क्या बच्चे से ऊबा पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभिभावकों का से संपर्क बनाना जरूर चाहिए शिक्षकों को, और अभिभावकों को भी शिक्षकों से संपर्क बना के रखना चाहिए, है ना। जिससे क्या हो, बच्चे के अंदर एक डर निश्चित रहे। छात्रों की समस्याओं एवं उसके निदान हेतु समय समय पर शिक्षक उनके अभिभावकों से संपर्क करता है। इसका यह कारण है कि छात्र के अधिगम में वृद्धि करने तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उनके अभिभावक से विचार विमर्श कर सके कि भाई इनका वर्ग क्यों नहीं कंप्लीट है। पता चले मम्मी ने तो बता दिया, बच्चा किशोरावस्था में है मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, मम्मी ने बता दिया कि घर से तो मैम ये स्कूल रोज जाते हैं, इनको हम टिफिन भी बना के दे रहे हैं। पता चले मैम ने कहा कि बेटा, मैम ने कहा क्यों बेटा 2 दिन से काहे नहीं स्कूल, और मम्मा तो बोल रही कि रोज स्कूल जा रहे हो। अब
अब बच्चा से सकपका गया एकदम कि अरे अब क्या करें। अब घर आए, घर में इधर लगी लंका। मम्मी ने पापा को बता दिया कि ये घर से बता के जाते हैं स्कूल, और पता नहीं कहाँ रह रहे हैं इस समय है भैया। फिर देश सुताई शुरू। पता चले नेहा से मिलने गए थे, नेहा और राहुल से मिलने गए थे, हैं लगी लंका उस दिन से। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर डर बना रहे, वो कुछ गलतियां ना करें। देखो बच्चे किशोरावस्था में ही गलती करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उनका किशोरावस्था में ही रखना चाहिए। और आप उनको ज़्यादा मार भी नहीं सकते हो भाई। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप पेरेंट्स बनिएगा, है ना, जब भी आप पेरेंट्स बनिएगा या जब भी आप एक टीचर बनिएगा, और आप अगर किशोरावस्था वाले एज के बच्चों को, सीधी सी बात आप बीएड कर रहे हो तो किशोरावस्था वाले बच्चों को ही पढ़ाओगे, तो याद रखना उनकी ग्रुप में बेइज्जती कभी नहीं करना। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर कुछ फील होता है तो वो फील होती है बेइज्जती। क्या कि बेइज्जती। उनके अगर दोस्तों के बीच में अगर आपने इंसल्ट कर दी तो आप उनको दुश्मन नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? क्या कहा मैंने? उनको आप दुश्मन नजर आएंगे। वो आपको दुश्मन भरी नज़रों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप भाई ग्रुप के लीडर था वो, और आपने उसकी इंसल्ट कर दी। ऐसे बच्चों के साथ होता है। जैसे कोई शिकायत लेके आए तो उस समय आप उसको बिल्कुल मत डांटो। जब उसके फ्रेंड्स चले जाएं तब आप उसको अकेले में बुला के उसकी लंका लगाओ। ठीक है, तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यावसायिक सूचना प्रदान करना। कि शिक्षक वर्तमान में होने वाली अथवा हुई गतिविधियों की सूचना प्रदान करता है। ये सूचना उनके शिक्षण के साथ साथ उनके व्यावसायिक ज्ञान से भी संबंधित होती है। वह उन्हें व्यावसायिक ज्ञान देकर उसके प्रति उन्हें जागरूक करता है तथा उनके भविष्य निर्माण हेतु उचित मार्गदर्शन करता है। व्यावसायिक ज्ञान प्रदान कर उनके जीविकोपार्जन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इस प्रकार शिक्षक छात्र एवं उनके व्यवसाय के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूचना। भाई छात्र की क्या होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग उनकी रुचियां होती हैं। उनकी आयु और क्षमता के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों का चुनाव कराना या उनके प्रति उसको जानकारी देना, बच्चों को अवेयरनेस कुल मिला के आपको देनी है। ठीक है, बच्चे आपके जो आपके स्टूडेंट्स हों वो कैसे हों? अवेयर हों। पता चले उनसे कोई पूछे तो वो बता लें, और उसके बाद जब वो बता लें, मान लो प्रिंसिपल मैम आई क्लास में, ठीक है, बच्चों से कुछ पूछा, बच्चों ने बता दिया, भाई मैम बहुत खुश हुई कि आपको किसने सिखाया ये चीज़, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि मैम ये मुझे फलाने सर ने सिखाया या फलानी मैम ने सिखाया। तो अब भाई आपका क्या होगा? नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? कुल मिला के एक बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स ही टीचर्स का नाम रोशन करते हैं। जैसे आप हमारा नाम रोशन कर रहे हैं ना पढ़ के यहाँ पे रोज आकर के प्रॉपर, बस वैसे ही आपका भी नाम रोशन करेंगे आपके बच्चे, है ना। बस आप रेगुलर ज्वाइन करो, बस स्कूल जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से बहुत अल्टीमेट होगा। छात्रों की रुचि एवं योग्यता का मापन, यानी शैक्षिक सत्र के दौरान शिक्षक शिक्षण किए गए अधिगम का आकलन के लिए उनका मापन करता है। इसके द्वारा वह उनकी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान करता है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर वह उनको पृष्ठपोषण एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह छात्रों की रुचि एवं योग्यता का मापन कर उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार उन्हें कक्षा कार्य में गृह कार्य प्रदान करता है, यानी जैसे होमवर्क देते हैं ना टीचर्स, तो इस प्रकार एक शिक्षक छात्रों की रुचि एवं योग्यता का मापन कर उनके मार्गदर्शन की में मध्यस्थ भूमिका निभाता है। अब देखो, शिक्षक की अन्य भी भूमिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? 1 मिनट वेट करो जरा। चलो देखो अन्य भूमिकाओं के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का प्रबंध पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, देखो मैं पढ़ रही हूँ आप ऐसे ही समझ जाओगे कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका प्रधान, यानी जो टीचर होता है ना शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो वो मुख्य होता है। सीखने अथवा अधिगम प्रक्रिया में भी शिक्षक केंद्रीय भूमिका में होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का समन्वय कर उनका प्रबंध करता है। शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ साथ अधिगम प्रक्रिया पर भी ध्यान देता है, क्योंकि उसके शिक्षण का उद्देश्य तभी सार्थक हो सकेगा जब छात्र उसका समुचित अधिगम कर सके। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक महाविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह प्रबंध की भूमिका निभाता है। साथ में शिक्षण एवं अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाए, जाओ पेपर 1 देखो जा करके, ये सब कंप्लीट किया। तो उन सब का प्रयोग कुल मिला के भैया राजा या मेरे प्यारे सर एंड मैम, तो आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि जो आपको मैंने पेपर 1 पढ़ाया है, सो प्लीज़ आप ये मत समझो कि बस मुझे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर किसी तरह निकल जाए, भगवान कहाँ से कहाँ एडमिशन ले लिया, ऐसा कतई कुछ भी नहीं सोचो। पास तो सब हो जाओगे, ये मैं सच बता रही हूँ कि बिल्कुल टेंशन नहीं लो, चाहे कोई भी हो, पास सब हो जाओगे। अगर आप यहाँ पीजी पॉइंट तक आ गए हो ना, इट मीन्स कि आप बहुत अवेयर हो,
सच बता रही हूँ मैं आपको। क्या कहा कि आप ऑलरेडी बहुत अवेयर हो। अगर आप ये यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ पर अगर आप इस क्लास से पढ़ रहे हो, टेलीग्राम से जुड़ चुके हो, पीडीएफ मिल रही है, तो इट मीन्स यू आर वेरी अवेयर पर्सन। ठीक, तो आप निश्चित पास हो जाओगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं करके आओ कुछ तो फेल हो जाओ, वो नहीं, मैं उस कंडीशन पे नहीं बोल रही हूँ। पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन चीज़ों को ना बस इस तरीके से पढ़ लो कि जब आप आगे बच्चों को पढ़ाओ तो इन सब चीज़ों को वहाँ इंक्लूड कर पाओ। और सच बता रहे हैं, जब आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करोगे ना, आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। भले तब आपका पीजी पॉइंट से मे भी कोई रिलेशन ना रह जाए, तब मैं ऐसा करूँगी, मोटिवेशनल वीडियो बना दूंगी जिसमें आप देखो तो कम से कम कनेक्टेड रहो, है ना। पता चले फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, टेलीग्राम से एक साथ पता चले सब लेफ्ट हो गए, है ना। ऐसा नहीं करना, पता चले मेरे दिल को ठेस पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला सीन ना रखना, है ना। तो तब भी अगर आप ये लेफ्ट भी वाला सीन करोगे ना, तब भी जब आप पढ़ाओगे अपने स्कूल में, जब बच्चे आपके सामने होंगे ना, तो आपको एक बार मेरी याद शायद आए, है ना। अगर आए तो भाई गजब की बात है। वैसे हमें लगता नहीं आप लोग लेफ्ट करोगे, अनसब्सक्राइब भी करोगे कभी। अब देखो, हाँ, एक बात जीवन में जरूर याद रखना, मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपका जो मन है सो करना। आप कभी भी जिनसे आपने जो कुछ सीखा हो, आपके गुरु, आपके बड़े, आपके शिक्षक, आपके मम्मा पापा, मतलब सबसे ये मतलब कभी उनसे दूरियां मत बनाना, आप दूरियां ना बनाना। ये नहीं कि आप आज अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अगर हाई स्कूल के सर मैम या मिल गई कहीं जा रही है तो आप सोचो अरे यार ठीक है किनारे से निकल लो, बस देख ना पाए, पता चले पैर छूना पड़ जाए रास्ते में। नहीं, अगर आपको दिख रहे हैं ना, तुरंत जाओ, तुरंत उनसे आशीर्वाद लो। और जब आपके टीचर पूछें कि आप क्या कर रहे हो, जब आप उनको बताओगे कि सर आज हम भी इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सच बता रही हूँ आपके टीचर्स को बहुत गर्व महसूस होगा। क्या कहा मैंने, टीचर ही एक ऐसा होता है, आपका शिक्षक ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपने आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और जिनको बहुत खुशी मिलती है। आप सोचोगे ना अरे नहीं मैम आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे दोस्त भी बहुत अल्टीमेट है, आप अभी मिली नहीं हो उनसे। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं ना, वो भी जब हम बहुत अच्छा करते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं, वो आपके सामने खुश होते हैं। देखो कटु पर सत्य यही है कि आपके जो भी दोस्त हैं वो आपको आगे बढ़ना तो देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त से आगे बढ़ जाओ ये आपका दोस्त कभी नहीं देखना चाहेगा। ये कट्टू है पर सत्य वचन है। लेकिन जो शिक्षक है, अगर आप अपने शिक्षक से आगे बढ़ रहे हो, मान लो जो आपके टीचर हैं वो भाई हाई स्कूल तक पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ा रहे हो, आप प्रोफेसर बन गए हो, आप ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हो, तब अब क्या होगा, तब आपके टीचर को इस समय बहुत अच्छा फील होगा कि वो टीचर ये नहीं सोचेगा कि बच्चा मेरे से आगे निकल गया, टीचर ये सोचेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, मेरे बच्चे हैं जो आज यहाँ प्रोफेसर हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी में यहाँ वो हैं, और पता चले एक आपका दोस्त है वो आपका प्राइमरी में शिक्षक है, आप प्रोफेसर बन गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेलस जरूर रहेगी। ठीक, अब ये आप स्वीकार करो या ना करो, बस सच्चाई यही है ना, सच्चाई स्वीकारना सीख जाओ जीवन में। अब देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक पीढ़ी की बौद्धिक परंपरा और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता का प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। फिर शिक्षण अधिगम के वातावरण का निर्माण करना, जैसे ये एक टीचर पे होता है, एक स्कूल के अंतर्गत होना चाहिए क्या, फर्नीचर, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी। आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में विंडोज बहुत होती हैं, है ना, पता चले बोर्ड बहुत अच्छा होता है, एकदम साइलेंटली क्लास का मेंटेन होना चाहिए, पता चले आपके ऐसे बच्चे किचिर किचिर पिचिर पिचिर बोल रहे हैं, आराम से चक 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 पक 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 लगे हैं। नहीं, आप पहले ही नियम बना दो कि मैं जब क्लास में एंटर करूं तो आपकी बुक्स टेबल पे ओपन होनी चाहिए, मैं एंटर करूं मेरे सब्जेक्ट की बुक या कॉपी ओपन होनी चाहिए। यदि मान लो आपको नोट्स चेक करने हैं उस दिन, तो पहले ही एक दिन बता दो कि मैं जब क्लास में आऊं तो मेरी टेबल पे सभी बच्चों की नोट्स की कॉपी सबमिट हो जानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा आप मेंटेन कर लीजिएगा, है ना। मैं होप्स हो कि मैं आपको वो सब चीज़ें समझाने में एलिजिबल हूँ, समझा पा रही हूँ, आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक शिक्षक को मेंटेन करती है। शिक्षक छात्र में अंतःक्रिया को संपन्न करता है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षक छात्रों के साथ अंतःक्रिया कर उन्हें अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। वह अंतःक्रिया द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत होता है तथा उसका भी समाधान बताता है। इस प्रकार शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों एवं उनकी समस्याओं को निदान करने हेतु समस्याओं को रखने हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम में अंतःक्रिया को महत्व देकर उसे आधिकारिक प्रभावशाली बनाए रख जाने का प्रयास करता है। फिर देखो सूचनाओं का अद्यतन आदान प्रदान, कि शिक्षण संबंधी विभिन्न सूचनाएं छात्र पुस्तक
पत्रिका, इंटरनेट आदि माध्यमों से ग्रहण कर सकता है, परंतु शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अद्यतन सूचना को एकत्रित कर एक साथ छात्र के मध्य प्रस्तुत करता है। वह इन सूचनाओं को एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत कर शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है तथा छात्रों के कार्यों को रोचक एवं सुविधाजनक बनाता है। वह छात्र के समक्ष उन्हीं सूचनाओं को प्रस्तुत करता है जो उनके लिए उपयोगी होती हैं। ठीक, फिर देखो, इस प्रकार शिक्षण अधिगम एक व्यवस्थित रूप होने से उनके समय एवं श्रम की बचत होती है। प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु छात्रों का वर्गीकरण, यानी आप डिवाइड कर दो ग्रुप्स में चीज़ों को। ठीक, उसके बाद में वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना। हवा में सिर्फ सपने ना दिखाओ उनको वास्तविकता दिखाओ कि आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो इस यहाँ पे आपको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आप कर सकते हो। ये नहीं कि उनको डरा के रख दो पूरा कि पता वहाँ जब आप IAS की तैयारी करोगे, पता राजेंद्र नगर में, दिल्ली में इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, तो मतलब उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाओ। उसको आपको वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना है, लेकिन डराना नहीं है। आप उसको ये बताओ कि बेटा देखिए, आप जब IAS बनने जाओगे, या आप चलो B.Ed का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, हम IAS बहुत एग्जाम्पल ले रहे हैं आजकल, चलो B.Ed वाले आओ, B.Ed वाला एग्जाम्पल लो। देखो कि भाई B.Ed पता चले आपके यहाँ आए, आपकी मान लो मामी आई, ठीक, फर्जी मामी को बदनाम करने जा रहे हैं, ठीक, सॉरी मामी पहले ही सॉरी बोल दें हम। देखो मान लो आपकी मामी आई, उन्होंने कहा बिटिया क्या कर रहे हो, बिटिया ये लड़का है तो उसे बेटा क्या कर रहे हो आजकल, मामी B.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हो, ऐसे कहेंगी, B.Ed कर रहे हो, अरे B.Ed तो क्या बताइए, हमारी बहिनी है एक, है ना, बहिनी के लड़का को यहाँ B.Ed करे हुए हैं 5 साल, या कहीं, है ना, ऐसे बोलेंगे कि बहिनी की लड़का B.Ed कर रही होगी 5 साल, अबे तक का कहूँ नौकरी नहीं लग पाई, कहाँ B.Ed करे चक्कर में पड़ी गए हो। अरे तुमका अपन हुआ SSC की तैयारी करे चाहिए, पर चाहे SSC की तैयारी 10 साल से बच्चे कर रहे हो ना सिलेक्शन हो पाया हो, लेकिन नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से बता, आपका मूड खराब। तो ये इन सब चीज़ों का मूड ना खराब करना कभी जीवन में, और उनको और समझा, अगर समझ में आए तो उनको समझा जरूर देना कि B.Ed की प्रिपरेशन, B.Ed कर लेना ही नौकरी पाना नहीं होता है। B.Ed के बाद में मामी टेट क्लियर करना पड़ता है, फिर CTET क्लियर करना पड़ता है, फिर सुपर टेट क्लियर करना पड़ता है, TGT का पेपर देना पड़ता है, अगर आपको वहाँ इंटर लेवल का पढ़ाना है तो PGT क्रॉस करना पड़ता है, और इनमें इतनी इतनी वैकेंसी आती हैं। और जब हम बहुत मेहनत करेंगे तो, और हमको सीधी सी बात है, एक सीट चाहिए, वैकेंसी चाहे 30,000 है, चाहे 30 लाख है, चाहे 30 करोड़ आ जाए, हमसे इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट चाहिए, एक। और क्या एक सीट नहीं ले पाओगे? ये मत सोचो कि बच्चा, ये कभी मत सोचना जीवन में कि भाई बच्चे 20 लाख, ये मत सोचा करो कि 20 लाख फॉर्म भरे गए और वैकेंसी केवल 5,000 है, ये मत सोचो। ये सोचो कि 5,000 में सिर्फ एक ही सीट तो चाहिए हमको, बड़ी आसानी से ले लेंगे, बस बात खत्म। ठीक, तो चीज़ों को आपको भी ऐसे ही जब अपने बच्चों को आप पढ़ाइएगा, जब एज ए टीचर जब आप अपने बच्चों को समझाइएगा तो बहुत आसानी से समझाइएगा चीज़ों को। नेक्स्ट थिंग कि मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण प्रदान करना, कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आकलन हेतु उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन परिणाम शिक्षा की प्रक्रिया को भी अंकुलित करते हैं। शिक्षक छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन कर उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करता है तथा आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करता है। पृष्ठपोषण के द्वारा छात्र अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है तथा पुनः अधिगम करता है। इस प्रकार एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षण अधिगम के साथ छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान एवं उनको सही दिशा देने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का होना नितांत आवश्यक है। अब बताओ जरा, क्लास समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात ये, अगर आई है तो भैया एक बार फिर बोल देना, मेरा मोटिवेशन आप ही हो। मैंने आपको बहुत सारा टारगेट दे रखा है 100 लाइक्स का, और आज दिन तक मेरे अभी किसी क्लास में, इस वाली जो अभी चल रही है, नहीं किसी ने किया 100 लाइक्स। व्यूज़ होते हैं 500, 600, 700, मतलब इतने इतने बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते। तो क्या दुश्मनी है क्या मेरी? कोई बताओ, अगर ऐसी कोई बात हो तो भैया दुश्मनी है तो बताओ, सामने आ, उठाओ गोली मार दो, क्या बताएं, है क्लास हो जाए बंद, खत्म, सब PG पॉइंट। जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, मजाक कर रहे हैं आपसे हम केवल। कभी आप मेरे से रियल में जब मिलोगे ना, आपको पता चलेगा मेरा नेचर बहुत मेरा नेचर शाही टाइप का नहीं है, बहुत मजाकिया टाइप का है। हम अपने घर पे भी ऐसे ही दिन भर मजाक करते रहते हैं, मम्मा हो चाहे पापा हो चाहे कोई भी हो,
सबसे मजाक कर देते, बुआ हुआ को तो बिल्कुल छोड़ते नहीं। मामा और मामी लोगों से तो मजाक किया ही जाता, तो उनसे तो बहुत ही मजाक करते हैं हम, है ना। अब बताओ, अब आप लोग से तो करते ही भाई, आप लोगों के साथ अगर हमें क्लास करनी है तो आप बोर ना हो कुल मिला के। अब देखो, लाइक्स तो छोड़ो, लाइक्स छोड़ो का मतलब लाइक्स करके छोड़ देना, ठीक। उसके बाद में सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, पीडीएफ के लिए रात 8 बजे मिल जाएगी पीडीएफ। और क्या होता है, हाँ, शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों तक। और हाँ, एक बात बताओ कि जितने बच्चे कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में कितने कितने बच्चे आते होंगे, उन सबको चैनल के बारे में बताओ, कभी बता देना कि मैम है मेरी एक जिनसे हम पढ़ रहे हैं, बहुत स्टाइल से जा करके बता देना एकदम, है ना। और उनको लिंक और शेयर कर देना जिसमें वो भी सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें, ठीक। तो ये तो होगी, चलो प्रमोशन कर दिया भाई हमने अपना, है, आप लोगों के नज़रिए से। चलो बाकी हमेशा अब लिख दो, अब हर बार की तरह अपनों के लिए कोई, देखो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यार कमेंट कर दिया करो आप लोग, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं आपको सारी आपके जितनी सॉल्व होंगी कोशिश करूंगी, उतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। बस केवल 2 कमेंट छोड़ करके, पहला कि मैम पेपर कब होंगे, दूसरा मैम ऑब्जेक्टिव होगी कि सब्जेक्टिव। ये एक मीम बन चुका है मेरे लिए, मैं परेशान हो चुकी हूँ, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन पूछ पूछ के हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, मान लो। नहीं, प्रताड़ित तो नहीं कह सकते, लेकिन देखो, जब आप खुद सोचो, आप इस एज में हो, खुद से सोचो ना। जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाएगा, मैं कैसे कह दूं कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, किस बेसिस पे कह दूं। कोई बीएड के लिए स्पेशल नोटिस जारी होगा जिस दिन, उस दिन मैं बता दूंगी भैया पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा या सब्जेक्टिव ही होगा, या फलानी तारीख से शुरू हो जाएंगे, ठीक। चलो वो तो आप छोड़ दो, उस बात को ही हटाओ, दिमाग ही ना खराब हो मेरा, है ना। बाकी मेरे हिस्से का आशीर्वाद अपने फैमिली मेम्बर से लेकर के इकट्ठा करके रोज रखा करो। रोज सुबह जब आप आशीर्वाद लिया करो तो मेरे लिए भी ले लिया करो, ठीक। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी बोलो, लिखो लिखो फटाफट से, बोलो बोलो, है ना। कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके।